हेलो दोस्तों, उटोपियन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और पहले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर एक में क्या बताया गया है कि अगर पास्ट में दो कार्य एक के बाद एक हो और दूसरा पहले पर डिपेंड हो तो पहले कार्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का और दूसरे में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें। इसमें क्या बताया गया है कि अगर दो कार्य पास्ट में हो और एक के बाद एक हो और जो दूसरा कार्य है वो पहले कार्य के होने पर डिपेंड करे, तब हम जो पहला कार्य है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और जो दूसरे में वर्ब की वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि इफ़ आई हैड द अथॉरिटी ऑफ दिस केस आई वुड सॉल्व द केस। अब इसमें देखना कि इफ़ आई हैड द अथॉरिटी ऑफ दिस केस आई वुड सॉल्व द केस। देखना कि केस का सॉल्व होना उसकी अथॉरिटी होने पर डिपेंड करता है, यानी कि पहला कार्य तो क्या है, उसके पास अथॉरिटी होना, और दूसरा कार्य क्या है कि उस केस का सॉल्व होना। जो केस का सॉल्व होना अथॉरिटी के होने पर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड का प्रयोग किया है। अब हैड देखना कैसे, हैव, हैड, हैड। ये हैव की सेकंड फॉर्म होती है और यहाँ पे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो चलिए रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते। उम्मीद है कि आपको ये रूल समझ आ गया होगा। अगर पहले कार्य में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तब दूसरे में वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें। अब इसमें क्या है, ये ऊपर वाले रूल का ही पार्ट है। अगर पहले कार्य में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तब दूसरे में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें। यानी कि जब पहले कार्य में अगर सेकंड फॉर्म की जगह आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दे देना, तब हम वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, न कि वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि इफ़ आई हैड गिवन माई बेस्ट आई वुड हैव बिकम एन IAF एयरमैन। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर पास्ट में दो कार्य एक के बाद एक हो और जो दूसरा कार्य हो वो पहले कार्य के होने पर डिपेंड करे, तो जो पहला कार्य है वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और जो दूसरा कार्य है वो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि देखना कि जो उसका एयरमैन बनना उसके बेस्ट देने पर निर्भर करता है, तो इसलिए हमने पहले कार्य में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है और दूसरे में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। अगर आप यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म और वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी प्रयोग करते हैं तो भी ये आपका सही माना जाएगा। कोई आप इसको गलत नहीं कर सकता। आपको देखना होगा कि अगर यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, केवल गिवन की जगह हैड गिवन की जगह केवल गेव दिया होता, तब आप यहाँ पर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि वुड प्लस बिकम कर सकते थे। लेकिन अभी यहाँ पर हैड गिवन दिया है तो आपको यहाँ पर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि वुड हैव बिकम आना चाहिए। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है ये रूल आपको समझ आया होगा। अगले रूल में क्या है कि इफ़, देखना, इफ़, आई विश, एज सून एज, सो लॉन्ग एज, अनलेस और अनटिल, इन सभी के साथ विल या शैल का प्रयोग न करें। यानी कि जितने भी ये 5-6 वर्ड है, इफ़, आई विश, एज सून एज, सो लॉन्ग एज, अनलेस और अनटिल के साथ विल या शैल का प्रयोग नहीं किया जाता। ये आप याद रख लीजिए। इनके साथ अगर विल या शैल का प्रयोग किया जाता है तो ये गलत समझे जाएंगे। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, आई विश आई विल बिकम अ IAS ऑफिसर। देखना आई विश के साथ यहाँ पर विल का प्रयोग किया है तो यहाँ पर हम विल को काट देंगे, तो मैंने यहाँ लिख रखा है ड्रॉप विल। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में क्या है, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब से पहले प्रोनाउन का प्रयोग हो तो जो वर्ब से पहले प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो उसमें हम नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, और जब वर्ब के बाद प्रोनाउन का प्रयोग हो तो हम वहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है। अब देखना नॉमिनेटिव केस क्या होता है। नॉमिनेटिव केस होते हैं आई और वी जो सब्जेक्ट के रूप में होते हैं, ठीक है। ही, यू, दे, ये सभी नॉमिनेटिव केस होते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, देखना जैसे कि अस और मी, हिम, दैम, ये सभी ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर
वर्ब से क्या पहले किसी प्रोनाउन का प्रयोग हो तो हम नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करते हैं यानी सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, और वर्ब के बाद किसी प्रोनाउन का प्रयोग हो तो हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या है कि आई टीच दैम इंग्लिश सब्जेक्ट। टीच एक वर्ब है, इससे पहले प्रोनाउन आई का प्रयोग है तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस। दैम का प्रयोग हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस के लिए किया है, जो दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, दैम। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में क्या है, अगर किसी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड प्रोनाउन और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन एक साथ दिए हो तो हम वहाँ पर 231 का प्रयोग करते हैं, यानी कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन पहले, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन उसके बाद, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हम सबसे लास्ट में प्रयोग करते हैं। अब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन क्या होते हैं, आई और वी, ये सभी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन केवल यू होता है, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही, शी, इट और दे, ये सभी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि यू, ही एंड आई डू दिस वर्क इन टाइम, यानी कि देखना सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू पहले नंबर पे, ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन एंड आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन 2, 3, 1 में यूज़ किए हुए हैं। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल, अगर इनके द्वारा कोई अपराध किया हो तब 123। अगर इन सभी प्रोनाउंस यानी कि जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन और थर्ड पर्सन के लिए जो प्रोनाउन यूज़ है, और यानी कि उनके द्वारा कोई अपराध यानी कि अपराध स्वीकार किया गया हो, तब हम वहाँ पर 123 यानी कि पहले फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फिर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है कि आई, यू एंड राम डू दिस मिस्टेक, यानी कि आई फर्स्ट पर्सन का, यू सेकंड पर्सन का एंड राम थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हो गए, और इन्होंने अपनी गलती को मान लिया यानी कि अपराध स्वीकार कर लिया है। तो यहाँ पर 123 का प्रयोग, यानी कि आप इसको याद रख सकते हैं 123 के रूप में 123 का प्रयोग किया हुआ है। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में क्या है, अगर इनका प्रयोग प्लूरल में हो तब भी 123 का प्रयोग होता है, यानी कि जब इनको प्लूरल क्या होता है, आई का प्लूरल होता है वी, यू का प्लूरल यू ही होता है, और ही का प्लूरल होता है दे। अगर इनको प्लूरल में यूज़ किया जाए तो भी 123, यानी कि पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल में क्या है, वी, यू एंड दे हैव कंप्लीटेड दिस टास्क, यानी कि वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो गया, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो गया एंड दे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो गया, यानी कि 123 में इनका यूज़ किया गया है। और देखना इनके द्वारा कोई भी आपराधिक गतिविधि नहीं स्वीकारी गई है, यानी कि प्लूरल में आप कभी भी किसी भी तरह के प्रोनाउन का यूज़ करोगे, यानी कि तीनों प्रोनाउन का, तो आप हमेशा 123 यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ऐसे यूज़ करोगे। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में क्या है, सभी प्रकार की मेन वर्ब के साथ प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग किया जाता है। अब इसका क्या मतलब होता है ऑब्जेक्टिव केस का, कि यानी कि वर्ब होती है, मैंने आपको ऊपर वाले रूल में बताया था कि उससे ही मैच है, यानी कि उसी का ही एक पार्ट है ये, कि अगर हम वर्ब के बाद चाहे कितने भी प्रोनाउन का प्रयोग यानी कि जो वर्ब के बाद हम कितने भी प्रोनाउन का प्रयोग करें, चाहे 1, 2, 3, 4, 5 कितने भी प्रोनाउन का, सभी ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे। जैसा कि आपको एग्जांपल में दिखाया है कि राम लाइक्स हिम, यानी कि लाइक्स एक वर्ब हो गया और इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस हिम का प्रयोग किया गया है। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में क्या है, सभी प्रकार की प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस। अब आपको ये याद रखना है कि हर प्रकार की वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है और हर प्रकार की प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, लेकिन हमेशा ये याद रखना कि दोनों सेम है। अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई यानी कि कोई प्रोनाउन आए तो ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद कोई प्रोनाउन आए तो भी ऑब्जेक्टिव केस। जैसे कि देखना इसमें कि द डिस्प्यूट बिटवीन मी एंड हिम इज सॉल्व्ड।
अब बिटवीन एक प्रीपोजिशन है, बिटवीन प्रीपोजिशन है तो यहाँ पर हमने आई का ऑब्जेक्टिव केस मी का प्रयोग किया है और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम का प्रयोग किया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में और उसके बाद इज, एम, आर, वाज या वर, सॉरी ये अपोस्ट्रोफी नहीं है, या बीन आए तब नॉमिनेटिव केस। इसका क्या मतलब होता है, अगर हम इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करें और सब्जेक्ट के रूप में हो और उसके बाद कोई इनमें से कोई भी वर्ब आ जाए, इज, एम, आर, वाज या वर या बीन, इसे हम बी की फॉर्म कहते हैं। बी की फॉर्म, ये सब बी की फॉर्म होते हैं। इनमें आप एक और ऐड कर लीजिए बी, क्योंकि बी मैंने रह गया शायद, क्योंकि ये जो जितने भी सारी फॉर्म है ये सभी बी की फॉर्म है, बी इनकी एक बेस फॉर्म है। अगर ये आ जाए इट सब्जेक्ट के रूप में और इट के बाद इज, एम, आर, बी, वाज, वर या बीन आ जाए तो हम यहाँ पर नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में क्या है, इट इज़ आई हु डू दिस वर्क, यानी कि मैंने बताया था कि इट बी की फॉर्म इसका प्रयोग है, तो हम यहाँ पर नॉमिनेटिव केस सब्जेक्टिव केस आई का प्रयोग कर रहे हैं। और देखना यहाँ पर वू, मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि जो होते हैं वो एक प्रोनाउन प्रोनाउन बताया था, रिलेटिव प्रोनाउन। हु जो होता है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन बताया था, उसके अनुसार यहाँ पर प्लूरल वर्ब डू का प्रयोग किया गया है। याद रखना दोस्तों, हमेशा आई दिखने में हमेशा सिंगुलर लगता है लेकिन ये वर्ब हमेशा प्लूरल लेता है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है इसका, आई के साथ हमेशा वास का प्रयोग होता है। वास या वर्ब में से अगर आई के साथ हम प्रयोग करेंगे तो वास का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर काल्पनिक हो तो हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी कि कल्पना की जाए, यानी कि मैं मान लो प्रधानमंत्री होता, इस तरह की कोई कल्पना की जाए तब हम वहाँ पर वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर सिंपल सेंटेंस हो तो हम आई के साथ वास का प्रयोग करेंगे और बाकी सभी स्थिति में आई के साथ सिंगुलर वर्ब सॉरी प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी अगले रूल की तरफ। अगले रूल में क्या है, इट के बाद कभी भी नाउन का प्रयोग न करें, यानी कि अगर आपके ऐसे दिखे मिल जाए इट बुक तो ये गलत है। इट के साथ कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि इट खुद एक प्रोनाउन है, उसमें नाउन की जगह ही इट का प्रयोग किया है, तो हम इट के बाद नाउन को कैसे लिख सकते हैं। यानी कि जो इट का प्रयोग है वो एक नाउन के रूप में हो रहा है, यानी कि नाउन के स्थान पे, सॉरी नाउन के स्थान पर हो रहा है, तो हम नाउन के स्थान पर हम इट को भी लिख रहे हैं, उसके साथ नाउन भी लिख रहे हैं, तो ये तो सुपरफ्लॉज बन गया। सुपरफ्लॉज मैंने आपको बताया था ज़रूरत से ज़्यादा, तो इसलिए हम इट के साथ नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि इट बुक इज़ माई बुक। अब मैंने आपको क्या बताया था कि इट के साथ कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर बुक को काट देंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारे 10 रूल यहीं समाप्त होते हैं। तो अब हम एक छोटी सी टेस्ट सीरीज़ करते हैं। टेस्ट सीरीज़ आपको लगानी चाहिए क्योंकि टेस्ट सीरीज़ से आपकी इंग्लिश मजबूत होती है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि द फाइट बिटवीन राम एंड आई हैज़ एंडेड नाउ। अब मैंने आपको क्या बताया था कि फाइट बिटवीन, बिटवीन क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस राम, राम तो ऑब्जेक्टिव केस ही है, थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस हमेशा राम, राम्स और राम, ऑब्जेक्टिव केस राम ही हो गया, और आई, लेकिन आई सब्जेक्टिव केस है, आई का हम ऑब्जेक्टिव केस मी करेंगे, तो यहाँ पर गलती हो गई, आई की जगह हम मी करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है, इट इज़ हिम हु रोब्ड द बैंक। मैंने क्या बताया था कि इट के बाद बी की कोई भी फॉर्म, इज, एम, आर, वॉज, वर या बीन आए तो हम वहाँ पर इन सभी के बाद हिम नहीं, सॉरी नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव नहीं, नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, तो हिम की जगह ही का प्रयोग होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है कि राम टोल्ड हर दैट ही कंप्लीट हिज होमवर्क और नोट। अब मैंने क्या बताया था आपको कि अगर पहला कार्य पास्ट में हो तो दूसरा कार्य भी हमेशा पास्ट में ही होगा। अब टोल्ड पास्ट में है, टेल, टोल्ड, टोल्ड, तो यहाँ पर कंप्लीट की जगह कंप्लीटेड आएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है कि एज सुन एज आई विल कम टू माई होम वर्क आई विल टेक ए शावर। ये सॉरी दोस्तों, ये होमवर्क नहीं है, ये केवल होम है, ये गलती से टाइप हो गया वर्क।
इसमें क्या है, एज सुन एज आई विल कम होम टू माई एज सुन एज आई विल कम टू माई होम आई विल टेक ए शावर। अब मैंने आपको क्या बताया था कि एज सुन एज, आई विश, इफ़, एज सुन एज, सो लॉन्ग एज, अनटिल और अनलेस के साथ कभी भी विल का प्रयोग नहीं होता, तो यहाँ से हम विल को काट देंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, आई, यू एंड राम आर गोइंग टू पिकनिक नेक्स्ट संडे। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन एक साथ यूज़ हो, तब हम वहाँ पर अगर उनके द्वारा कोई भी अपराध स्वीकार नहीं किया जाए तो वहाँ पर 231 का प्रयोग करते हैं। यानी कि पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, फिर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। यहाँ पर यू का पहले आएगा, राम उसके बाद आएगा और आई सबसे लास्ट में आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो चलिए कल मिलते हैं। ओके, अलविदा।